हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि प्लेटो ने कौन कौन सी बुक लिखी, कौन कौन सी पुस्तकें लिखी। मेरे दोस्तों, सबसे पहले थोड़ा सा परिचय के बारे में बात कर लेते हैं। पिछले वीडियो के अंदर भी मैंने बताया था कि 470 ईसा पूर्व के अंदर सुकरात का जन्म हुआ था। मेरे दोस्तों, सुकरात कौन थे? प्लेटो के गुरु थे, शिक्षक थे। 427 ईसवी पूर्व के अंदर प्लेटो का जन्म हुआ था और 399 बीसी पूर्व अर्थात 399 ईसा पूर्व सुकरात की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। एथेंस की सरकार ने उनको मृत्युदंड दिया था सुकरात को। तो याद रखें, प्लेटो के गुरु सुकरात की मृत्यु कब हो जाती है? 399 ईसा पूर्व में। ठीक है मेरे दोस्तों, पिछले वीडियो के अंदर मैंने ईसा पूर्व तो बता दिया था, लेकिन कहीं कहीं पर मैंने ईसवी सन बोल दिया था, तो वो थोड़ा माफ़ी चाहूँगा मैं उसके लिए। ठीक है मेरे दोस्तों, तो 347 ईसा पूर्व में प्लेटो की मृत्यु हो जाती है मेरे दोस्तों। और ये 399 जो ईसा पूर्व है मेरे दोस्तों, ये जो बीसी है, ईसा से पहले वाला समय 399 ईसी के अंदर, ये याद रखना 399 ईसा पूर्व वाली जो तारीख है 399, ये तारीख प्लेटो के जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव लाती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्लेटो के जीवन में बदलाव कब हुआ? तो 399 ईसा पूर्व में। अब 399 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? क्योंकि एथेंस की जनतंत्रीय सरकार ने सुकरात को प्राणदंड दिया था और इस घटना से उसके जीवन में परिवर्तन आता है। मेरे दोस्तों, बात करते हैं कि प्लेटो ने लगभग कितनी पुस्तकें लिखी। माना जाता है कि प्लेटो ने 38 बुक की लिखी और 38 बुक के अंदर प्रमाणिक पुस्तकें कितनी हैं? 28 है। प्रमाणिक ग्रंथ कितने हैं? 28 है मेरे दोस्तों, ये याद रखना। प्रमाणिक ग्रंथ का पता लगा है 28 का, लगभग 38 बुक उसने लिखी है। बर्नेट नामक जो विद्वान था, उसने संपादन किया था इन प्रमाणिक बुकों का। क्या किया था? संपादन किया था मेरे दोस्तों। ठीक है, ये याद रखना। आपसे पूछा जा सकता है कि प्लेटो की जो रचनाएं हैं, जो प्रमाणिक रचनाएं हैं, उनको संपादन करने का कार्य किसने किया? तो ऑप्शन में यदि बर्नेट है तो आप बर्नेट ही करना मेरे दोस्तों। और जो प्रमाणिक जो बुकें थी, उनको बाद में ये प्रकाशन किया है कि ये बुकें प्लेटो की है, तो वो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने किया था। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय यूनाइटेड किंगडम में है, अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि ब्रिटेन के अंदर है, तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय मेरे दोस्तों। अब बुकों के बारे में चर्चा करते हैं कि प्लेटो की कौन कौन सी बुक है। तो देखो, ये 4 बुक मैंने आपके सामने लिखी है: अपोलॉजी, क्रिटो, यूथिफ्रो और जॉर्जियस। ये 4 बुक है। ये 4 बुकों के बारे में कहा जाता है कि सुकरात के जो विचार थे, सुकरात के विचारों को हूबहू जैसा सुकरात ने विचार दिए, सेम के सेम, किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया, तो वो है ये 4 बुक। सुकरात के विचारों की अभिव्यक्ति वाली बुकें ये 4 है। मतलब सुकरात ने जैसा कहा वैसा का वैसा ही प्लेटो ने लिखा। इसमें प्लेटो ने अपनी ओर से किसी प्रकार का कुछ यहाँ पर नहीं लिखा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो याद रखना, सुकरात के विचारों की प्रमुख अभिव्यक्ति वाली बुक ये है। अब आपके सामने यहाँ पर मैं रिपब्लिक दे दूं और क्वेश्चन ये आ जाए कि सुकरात के विचारों की अभिव्यक्ति वाली बुक निम्न में से कौन सी नहीं है, तो वो रहेगी रिपब्लिक। क्योंकि रिपब्लिक बुक तो उसके विचारों पर आधारित है, लेकिन उसने अपनी ओर से उसमें कुछ जोड़ा। और ये 4 बुक है जिसमें प्लेटो ने अपनी ओर से कुछ जोड़ा नहीं, केवल सुकरात के विचारों को इसके अंदर लिखा और सेम के सेम विचार लिखे हैं मेरे दोस्तों। आगे देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे दोस्तों। आगे पुस्तकों की चर्चा करते हैं हम। मीनो, याद रखना मीनो। और कभी भी आप घर के अंदर कोई लिस्ट बनाते हो, सामान लेके आते हो और मीनू बनाते हो, खाने पीने का सभी किसी चीज़ का मीनू बनाते हो,
तो मीनू से, अर्थात मेनू याद रखना, ये मीनू या मेनू किसकी बुक है? प्लेटो की, ये याद रखना। ये मैंने कोई मीनू बना रखा है मेरे दोस्तों, तो मीनू एक बुक का नाम याद रखना, वो किसकी है? प्लेटो की, याद रखना मेरे दोस्तों, मीनू। ठीक है, ये प्लेटो की बुक है। प्रोटागोरस, प्रोटागोरस, ठीक है, प्रोटागोरस बुक किसकी है? प्लेटो की है। सिम्पोजियम, सिम्पोजियम बुक प्लेटो की है। फेडा, फेडा बुक प्लेटो की है। रिपब्लिक तो है ही प्लेटो की मेरे दोस्तों, ये तो प्रसिद्ध पुस्तक है। फ्रेड्स, फ्रेड्स प्लेटो की है। तो याद रखना, मीनो, प्रोटागोरस, सिम्पोजियम, फेडा, रिपब्लिक, फ्रेड्स, ये बुक किसकी है? प्लेटो की है। और इनके बारे में कहा जाता है कि ये बुक प्लेटो ने अपने खुद के विचारों से संबंधित लिखी थी। हालांकि इसकी जो सभी बुक है वो सुकरात के प्रभाव से अछूती नहीं है, लेकिन सुकरात के प्रभाव होते हुए भी प्लेटो ने सुकरात के विचारों को इनमें ग्रहण किया, लेकिन अपनी ओर से उसके विचारों को तोड़ मोड़ के उसमें यहाँ पे पेश किया है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो प्लेटो के अपने विचारों से संबंधित ये बुक है मेरे दोस्तों। ठीक है, और पहले वाली जो 4 बुक बताई थी वो सेम के सेम सुकरात के विचारों से संबंधित बुक है जो प्लेटो ने लिखी थी मेरे दोस्तों। आगे चर्चा करते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं प्लेटो की बुकों के बारे में। चरमाइडेज, चरमाइडेज, चरमाइडेज ये बुक भी प्लेटो की है। और लेचेज, लेचेज, लेचेज बुक भी किसकी है? प्लेटो की है। ये जो 4 बुक है कौन कौन सी? पार्मेनिडिज, थीटियस, सोफिस्ट और स्टेट्समैन, ये जो 4 बुक है, ये 4 बुक है संवाद शैली, जिसको कथोपकथन शैली के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो 4 बुक है ये संवाद शैली में लिखी हुई है प्लेटो की। और बाकी ये आपको संवाद शैली मिलेगी, यानी संवाद के रूप में मिलेगी। और ये जो 3 बुक है मेरे दोस्तों, फिलिबस, टाइमियस, फिलिबस, टाइमियस और लॉज, ये 3 बुक है, ये प्लेटो ने अपने अंतिम समय में लिखी, अर्थात वृद्धावस्था में लिखी। वृद्धावस्था, आपसे पूछा जा सकता है मेरे दोस्तों कि प्लेटो ने अपने वृद्धावस्था में निम्न में से कौन सी बुक नहीं लिखी। और यहाँ पर मैं स्टेटमेंट दे दूं या रिपब्लिक दे दूं तो आपका आंसर आएगा कि रिपब्लिक उसने वृद्धावस्था में नहीं लिखी। तो वृद्धावस्था में, या हम ये कह सकते हैं कि अंतिम समय में कौन सी बुक लिखी, तो ये 3 बुक लिखी। फिलिबस याद रखना मेरे दोस्तों, टाइमियस याद रखना और लॉज याद रखना, 3 बुक अंतिम अवस्था में लिखता है। और ये भी ध्यान देना कि सबके अंतिम में वो क्या लिखता है? लॉज पुस्तक लिखता है। कौन सी पुस्तक लिखता है मेरे दोस्तों? लॉज बुक उसने सबसे अंतिम अवस्था में लिखी थी। ठीक है, तो ये याद रखना, सबके अंत में कौन सी लिखी थी? लॉज बुक लिखी थी। और अंतिम अवस्था में ये क्रम याद रखना, फिलिबस, टाइमियस और लॉज, ये अंतिम अवस्था में लॉज लिखी थी। ठीक है मेरे दोस्तों, ये याद रखना। आगे बात करते हैं कि प्लेटो की अध्ययन शैली क्या थी, शैली क्या थी, उसके बारे में चर्चा करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। आगे चर्चा करते हैं कि राजनीति शास्त्र से, राजशास्त्र, राजशास्त्र का मतलब राजनीति शास्त्र से, राजनीति शास्त्र से, राजनीति से संबंधित प्लेटो की 3 बुक है। रिपब्लिक, स्टेटमेंट्स और द लॉज, ये याद रखना, रिपब्लिक, स्टेटमेंट्स, द लॉज, ये 3 बुक है जो उनकी राजनीति से संबंधित है मेरे दोस्तों, तो ये याद कर लेना। और इनकी जो सर्वश्रेष्ठ बुक है वो सबको पता है कि सर्वश्रेष्ठ बुक प्लेटो की कौन सी है? रिपब्लिक है। और रिपब्लिक के अंदर आपको पता होना चाहिए मेरे दोस्तों कि राजनीति से संबंधित तो ये है ही है, राजनीति की बातें तो इसमें है ही, इसके अलावा इसमें क्या है कि राजनीति भी है, इसमें न्याय भी है मेरे दोस्तों। तो न्याय होने के कारण इसको न्याय मीमांसा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, इसमें ज्ञान भी है, सद्गुण ही ज्ञान है, तो प्लेटो ने सद्गुण ही ज्ञान है ये रिपब्लिक में लिखा। प्लेटो की जो फिलोसफी है, मनोविज्ञान है, प्लेटो की जो भी फिलोसफी है वो आपको रिपब्लिक को पढ़ने से मिलेगी। कला,
कि राजनीति में किस तरह से कला होनी चाहिए, किस तरह से राजनीति करनी चाहिए। ठीक है मेरे दोस्तों, ये सब आपको रिपब्लिक में मिलेगा। सत्य क्या होता है, ज्ञान क्या होता है, ये सब इसमें मिलेगा। दर्शन, आत्मिक परमात्मा आदर्शवाद जो दर्शन था, फिलोसफी थी, वो इसमें मिलेगा। शिक्षा से संबंधित जो विचार दिए वो इसमें मिलेगा रिपब्लिक में। नीति शास्त्र से संबंधित वो इसमें मिलेगा। ठीक है मेरे दोस्तों, और आगे आगे जैसे जैसे पॉइंट आएंगे तो किताबों के बारे में और भी विस्तृत रूप से आएंगे कि उसने अपना राज्य संबंधी विचार किस में दिया, शिक्षा से संबंधित विचार किस में दिया, ठीक है, न्याय से संबंधित विचार कौन सी बुक में दिया। तो ये जैसे जैसे विचार आएंगे मैं आपको बताता रहूँगा। अब अध्ययन करते हैं कि प्लेटो की अध्ययन शैली क्या है। दोस्तों, हम अब प्लेटो की अध्ययन शैली व संवाद शैली के बारे में बात करते हैं, यानी कि जो उसकी शैली और अध्ययन की जो पद्धतियाँ हैं उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले अध्ययन शैली है। शैली का मतलब होता है कि लिखना, ठीक है, किस तरह से वो लिखता था, किस तरह से उसके मतलब लिखने का एक विचार बिंदु हुआ करता था, वो होता था संवाद शैली के अंदर। तो याद रखें मेरे दोस्तों कि प्लेटो की यदि आपको अध्ययन शैली पूछे तो आपका आंसर आना चाहिए संवाद शैली। ठीक है मेरे दोस्तों, संवाद शैली कह दीजिए या संवाद कह दीजिए या वार्तालाप शैली कह दीजिए या कथन शैली कह दीजिए मेरे दोस्तों। ठीक है, मतलब दो व्यक्ति आपस में किस प्रकार से चर्चा करते हैं और उसके बाद में निष्कर्ष पर कैसे पहुंचा जाए, वह शैली यानी कि संवाद शैली की बात करता है मेरे दोस्तों। ये याद रखा, रिपब्लिक बुक भी क्या है, संवाद शैली में है। तो हमारे क्रॉसमैन नामक जो महोदय थे, क्रॉसमैन नामक विद्वान ने क्या कहा था, बहुत अच्छा, ये साइकोलॉजी में भी क्रॉसमैन आता है मेरे दोस्तों, तो साइकोलॉजी में भी बहुत सारी कथन देता है। क्रॉसमैन यहाँ पे क्या कहता है कि मैं जितना अधिक रिपब्लिक को पढ़ता हूँ उतना ही इससे घृणा करता हूँ, फिर भी इसे बार बार पढ़े बिना अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। तो ये बात कहता है क्रॉसमैन। और कौन सी बुक के बारे में कहता है, रिपब्लिक के बारे में कहता है। क्यों? क्योंकि रिपब्लिक संवाद शैली में लिखी गई है और रिपब्लिक की ही सबसे सर्वश्रेष्ठ बुक है प्लेटो की। मेरे दोस्तों, जितने विचार सभी बुकों के अंदर दे रखा है, सभी विचार रिपब्लिक के अंदर है। तो ये मुख्य बुक है और इस मुख्य बुक के बारे में क्रॉसमैन ने ये कहा था। क्यों कहा था? संवाद शैली के कारण, क्योंकि उसको वो शैली बड़ी अच्छी लगी, इसलिए उसको बार बार पढ़ने का मन किया था, क्रॉसमैन कहता है। और अध्ययन पद्धति के बारे में बात करते हैं मेरे दोस्तों, तो अध्ययन पद्धति देखिए जाए तो द्वंद्वात्मक पद्धति। कौन सी मेरे दोस्तों? द्वंद्वात्मक पद्धति। द्वंद्वात्मक पद्धति का मतलब होता है कि द्वंद्व होता है। द्वंद्व, किसी भी चीज तक निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए, सामान्य स्थिति तक पहुंचने के लिए द्वंद्व होना बहुत जरूरी है। ठीक है, और द्वंद्व जब तक नहीं होगा तो समाज का विकास नहीं होता है मेरे दोस्तों। तो द्वंद्वात्मक पद्धति का मतलब, यहाँ हम प्लेटो के अकॉर्डिंग देखें तो प्लेटो ये कहना चाहता है कि यदि सत्य की खोज करना है, सत्य की खोज करना है, सत्य को परिभाषित करना है, सत्य को अभिव्यक्त करना है, तो हमें द्वंद्वात्मक पद्धति को ग्रहण करना चाहिए। और जब सत्य प्राप्त हो जाएगा कि सत्य क्या है, तो ज्ञान अपने आप हो जाएगा। और ज्ञान का संबंध यहाँ पर आत्मिक ज्ञान से है मेरे दोस्तों। ये जो बाहरी आवरण में जो प्रत्यक्ष चीज दिखाई दे रही है उससे उसका कोई अर्थ नहीं है। प्लेटो और शुक्रा दोनों के अकॉर्डिंग ही क्या है कि आत्मिक ज्ञान से, सत्य का मतलब आत्मिक ज्ञान से है मेरे दोस्तों। तो आप ये समझ गए होंगे द्वंद्वात्मक पद्धति का मतलब कि वाद विवाद करके सत्य तक पहुंचना, सत्य रूपी ज्ञान तक पहुंचना मेरे दोस्तों। तो ये याद रखना, आपकी जो रिपब्लिक बुक है, रिपब्लिक बुक और स्टेट्समैन, रिपब्लिक स्टेटमेंट्स और लॉज और क्रिप्टो, लॉज व क्रिप्टो,
ये 4 बुक मेरे दोस्तों, लॉज, क्रेटो, रिपब्लिक और स्टेट्समैन, ये द्वंद्वात्मक पद्धति में लिखी हुई है। वो शैली सभी बुकों की एक ही है, कौन सी? संवाद शैली में मेरे दोस्तों, ठीक है। द्वंद्वात्मक पद्धति में ये बुकें लिखी हुई है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि द्वंद्वात्मक पद्धति में लिखी गई पुस्तक कौन कौन सी, तो 4 याद कर लेना मेरे दोस्तों। आगे बात करते हैं कि आगमनात्मक और निगमनात्मक विधि, ठीक है मेरे दोस्तों। इन विधियों का प्रयोग उसने किस में किया? राजनीति के अंदर किया। किस में किया? राजनीति के अंदर किया। तो यहाँ पर वो कहता है कि राजनीति एक क्या है? कि कला है। राजनीति क्या है? एक कला है। जिस प्रकार से एक मूर्तिकार मूर्ति बनाता है, एक पेन वाला ये पेन बनाता है, मार्कर बना देता है मेरे दोस्तों, एक चित्रकार चित्र बना देता है, तो वो एक कला है। उसी प्रकार से राजनीति करना भी क्या है? एक कला है। तो राजनीति से संबंधित जो बातें हैं वो आगमनात्मक और निगमनात्मक विधि के अंदर उसने विचार अपने इस विधि से उसने राजनीति से संबंधित अपने विचार दिए थे मेरे दोस्तों। आगे बात करते हैं, जैसे विचार अपन बात करते हैं कि सद्गुण ही ज्ञान है। जैसे बात करते हैं कि सद्गुण ही ज्ञान है और सद्गुण ही ज्ञान है, इसका उसने राजनीति में प्रयोग किया। तो वो आगमनात्मक और निगमनात्मक विधि से किया मेरे दोस्तों। आगमनात्मक विधि का मतलब क्या होता है? जो विशेष से सामान्य की ओर, और निगमनात्मक विधि का मतलब क्या होता है? सामान्य से विशेष की ओर मेरे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर राजनीति में शिक्षा से संबंधित उसने विचार दिया, ठीक है। राज्यों से संबंधित विचार दिया उसने। ये जो तमाम विचार है वो इस विधि के द्वारा ही उसने आगमनात्मक निगमनात्मक विधि के द्वारा दिया था मेरे दोस्तों। विश्लेषणात्मक विधि के बारे में बात करें तो आपको पता है मेरे दोस्तों, विश्लेषणात्मक जैसे उसने कहा कि आत्मा के अंदर क्या है कि 3 अंग होते हैं, विवेक, साहस और तृष्णा, ठीक है मेरे दोस्तों। विवेक, साहस और तृष्णा, ये विश्लेषण कर दिया। आत्मा के 3 अंग होते हैं, वो प्लेटो कह रहा है कि विवेक, साहस और तृष्णा, ठीक है मेरे दोस्तों, ठीक है। अब आत्मा के 3 अंग मान लिया, विवेक, साहस और तृष्णा, ये क्या हो गया? विश्लेषण हो गया ना। आत्मा एक चीज है, उसको अलग अलग विश्लेषण करके वो अध्ययन कर रहा है प्लेटो, तो ये विश्लेषण विधि। तो विश्लेषणात्मक विधि में जैसे आत्मा परमात्मा वाली बात हो गई, आत्मा के 3 अंग हो गए, ठीक है मेरे दोस्तों। फिर इस विवेक से वो ये कहता है कि विवेक वाला व्यक्ति क्या बनना चाहिए? राजा बनना चाहिए, दार्शनिक राजा बनना चाहिए, जिसमें साहस हो। वो क्या बनेगा? सैनिक वर्ग में जाएगा मेरे दोस्तों। विवेक होगा वो शासक वर्ग में जाएगा, और तृष्णा वाला किस में जाएगा? उत्पादक वर्ग में जाएगा। तो इस तरह से उसने आत्मा के 3 अंगों के आधार पर उसने वर्ग परिभाषित किया था कि विवेक वाला व्यक्ति है वो राजनीति करेगा, साहस वाला व्यक्ति सेना में जाएगा, देश की रक्षा करेगा, और तृष्णा वाला क्या है? व्यापार करेगा, उत्पादक वर्ग ये बनेगा मेरे दोस्तों। तो इस तरह से जो इसने एक कार्य विशेषीकरण कि सब लोग अपना अपना कार्य समय से करें, तो कार्य विशेषीकरण का जो सिद्धांत है उसने विश्लेषणात्मक विधि के माध्यम से दिया। सादृश्य विधि और सादृश्य विधि, अभी मैंने बात बताई थी कि राजनीति एक कला है। जैसे मूर्तिकार जैसे कला होता है ना, वैसी राजनीति एक कला है। तो राजनीति वाली बात तो इसमें विधि में दे दी उसने, लेकिन सादृश्य के बारे में बात करता है कि वो ये कहना चाहता है कहीं ना कहीं कि प्लेटो के अकॉर्डिंग कि राजनीति में स्त्री और पुरुष दोनों क्या है? समान है। वो एक उदाहरण देकर कहता है कि जैसे कुत्ता होता है, डॉग होता है, वो घर की रक्षा कर सकता है, तो कुत्ता भी कर सकता है, कुतिया भी कर सकती है। तो जब घर की रक्षा एक पालतू जानवर कुत्ता कुत्ती दोनों कर सकते हैं, तो क्या राजनीति के अंदर क्या पुरुष और महिला दोनों काम नहीं कर सकते? क्या पुरुष और महिला दोनों समाज की सेवा नहीं कर सकते? तो तब उसने सादृश्यता का उदाहरण दिया था, सादृश्य कि उसके समान ऐसा यहाँ पे हो सकता है मेरे दोस्तों। तो ये बात है प्लेटो कहना
चाह रहा है अपने को मेरे दोस्तों। तो ये आप सादृश्य हो गया कि उसके समान ऐसा। तो अब एक बात तो ये इस विधि से समझ में आ रही, सादृश्य विधि से, कि वह कहीं ना कहीं स्त्री को और पुरुष को क्या है, समान मान रहा है हर क्षेत्र के अंदर, राजनीति के क्षेत्र में दोस्तों। तो मेरे दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाए कि इन 4 विधियों के अंदर से भी प्लेटो की मुख्य विधि कौन सी है, तो वो है द्वंद्वात्मक पद्धति। और द्वंद्वात्मक पद्धति से उसने क्या करने की कोशिश करता है, वो सत्य की खोज करना चाहता है कि द्वंद्व झगड़े से, कि किसी प्रकार से वाद विवाद विधि के द्वारा, द्वंद्व विधि के द्वारा, द्वंद्वात्मक पद्धति के द्वारा हम सत्य को प्राप्त कर सके। जब सत्य प्राप्त हो जाएगा तो हमें आत्मा की अनुभूति हो जाएगी मेरे दोस्तों। और जब आत्मा की अनुभूति हो जाए, जब प्लेटो को आत्मा की अनुभूति हो जाती है, तभी तो उसने विश्लेषणात्मक विधि के द्वारा आत्मा के 3 अंग कर देता है। ठीक है मेरे दोस्तों। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे प्रमुख विधि कौन सी है प्लेटो की, वो है द्वंद्वात्मक पद्धति। इसके अलावा आगमनात्मक निगमनात्मक विधि भी है, विश्लेषणात्मक विधि भी है और सादृश्य विधि भी है मेरे दोस्तों। तो इनको याद कर लेना। और आपकी अध्ययन शैली है वो संवाद शैली ही रहेगी। आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से वह कौन सी शैली है जो प्लेटो ने अपनाई थी, वह है संवाद शैली, वार्तालाप शैली और अध्ययन पद्धति, ये है। ठीक है, ये चारों ही किसकी है, प्लेटो की है और मुख्य रूप से द्वंद्वात्मक विधि है। तो दोस्तों, आज आपने पढ़ा कि प्लेटो ने कौन कौन सी बुकों की रचना की, उसकी संवाद शैली क्या है, उसकी अध्ययन पद्धतियाँ क्या है मेरे दोस्तों। आज इतना ही, आगे मिलते रहेंगे मेरे दोस्तों। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूले मेरे दोस्तों। जहाँ रहो मस्त रहो, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखो।